नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपकी किसी लिस्टेड कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या किसी अन्य सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी जैसे रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, एआईएफ से शिकायत है और वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी शिकायत को नहीं सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हैं। आपकी सहायता के लिए सेबी का स्कोर्स प्लेटफॉर्म मौजूद है। आइए इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट कैसे दर्ज की जाती है और अगर वहां भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे आपको क्या क्या करना चाहिए। स्कोर्स यानी सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम सेबी द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट सीधे फाइल कर सकते हैं और जिस एंटिटी के खिलाफ कंप्लेंट है उसे 21 दिनों के अंदर रिप्लाई देना होता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आइए समझते हैं स्कोर प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट डालने के लिए किन किन कंडीशंस को पूरा करना होता है। पहला, सेबी कहता है बिफोर फाइलिंग ए कंप्लेंट ऑन स्कोर्स आपको अपनी कंप्लेंट सीधे उसी कंपनी या इंटरमीडियरी को भेजनी चाहिए जिससे आपको शिकायत है। अगर उन्होंने आपको जवाब ही नहीं दिया है या उनका रेजोल्यूशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर आप स्कोर्स पर जा सकते हैं। दूसरा, सेबी सर्कुलर के हिसाब से कंप्लेंट 1 साल के अंदर दर्ज कर देना बेहतर रहता है। तीसरा, स्कोर्स पर आप कंप्लेंट सिर्फ कुछ तय कैटेगरी के खिलाफ ही कर सकते हैं जैसे लिस्टेड कंपनीज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी जिसमें स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी इंटरमीडियरी शामिल हैं। अगर आपकी शिकायत इनमें से किसी एक के अगेंस्ट है तो आप स्कोर्स पर उसे दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ कंप्लेंट आप स्कोर्स पर दर्ज नहीं कर सकते हैं जैसे कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनलिस्टेड या डीलिस्टेड कंपनीज। ऐसे मामले जिनका सब्जेक्ट मैटर पहले से किसी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोर्ट या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के ओडीआर मैकेनिज्म में पेंडिंग हो, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफ, आरडीए जैसे दूसरे रेगुलेटर के जुरिडिक्शन वाले मामलों में आप कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट लिक्विडेटेड कंपनीज या कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में गई हैं उनके खिलाफ भी आप स्कोर्स में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। या ऐसे कंप्लेंट्स जो सिर्फ मार्केट इंटेलिजेंस हो को स्कोर्स पर फाइल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है कंप्लेंट कैसे फाइल करें। यह बहुत आसान है दोस्तों, आपको www.scores.gov.in पर जाना है और रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करना है। अपना नाम, पैन, मोबाइल, ईमेल जैसी बेसिक जानकारियां भरें और फिर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है जिसे आप लॉगिन करने पर यूज कर सकते हैं। फिर आप लॉगिन करके एंटिटीज को चुन सकते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपको स्कोर्स पे जाना है दोस्तों, जैसा कि आप यूआरएल देख रहे हैं। यहाँ पे आपको साइन अप करना है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड एज इन्वेस्टर करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना है और आपको यहाँ पे डेट डालनी है। अब जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपका आगे का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है अपना। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं इसे लॉन्च ए कंप्लेंट। इस तरीके के मैटर स्कोर्स कंप्लेंट नहीं होते हैं जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया। यहाँ पे आपको ओके करना है और आप जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट डालना चाहते हैं वो स्टॉक ब्रोकर हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, मर्चेंट बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उसको आप चुनेंगे। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट डालनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और कंप्लेंट अगेंस्ट आप एंटिटी चूज करेंगे दोस्तों। एंटिटी चूज करने के बाद आपकी क्या शिकायत है आप उस शिकायत को क्लिक करेंगे। जैसे रिसर्च एनालिस्ट ने एक्सेस फीस चार्ज की है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्जिंग एक्सेस फीस और आप यहाँ पे लिख सकते हैं और साथ के साथ आप पूरी फाइल पीडीएफ फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें
सभी तरीके के एविडेंस होंगे और आप एक PDF फाइल की फॉर्म में बना लें और यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। फाइनली आप सबमिट करेंगे और आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। दोस्तों यह तो कंप्लेंट फाइल करने का सबसे आसान तरीका था। अब समझते हैं इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और आपको आगे क्या करना होता है। जैसे ही आप इस कोर्स पर कंप्लेंट फाइल करते हैं वह ऑटोमेटिकली उस कंपनी या इंटरमीडिएटरी को भेज दी जाती है जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की होती है। फिर उन्हें 21 डेज के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR फाइल करनी होती है। अगर आपको जो जवाब मिला है उससे आप सेटिस्फाई हैं तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिलता है या उनके जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं है तो 15 दिन के अंदर आप फर्स्ट रिव्यू फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ATR से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको ये रीजन बताना होता है कि इस ऑर्डर से आप खुश क्यों नहीं हैं और आप रिव्यू क्यों करना चाहते हैं। फर्स्ट रिव्यू में कंप्लेंट डेजिग्नेटेड बॉडी जैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है और उन्हें 10 दिन के अंदर रिवाइज ATR देनी होती है। अगर तब भी आपकी कंप्लेंट का सोल्यूशन नहीं होता है तो आप कंप्लेंट को सेकंड रिव्यू के लिए भेज सकते हैं 15 दिन के अंदर। सेकंड रिव्यू में कंप्लेंट सेबी के पास जाती है और सेबी खुद कंप्लेंट का रिव्यू करता है। जिस एंटिटी के खिलाफ शिकायत है उन्हें सेबी की तरफ से नोटिस मिलते हैं और तुरंत ही एक्शन लेना होता है और नया ATR तय समय सीमा के अंदर इस कोर्स पर अपलोड करना होता है। दोस्तों अब सबसे अहम बात समझते हैं, अगर सेकंड रिव्यू के बाद भी आपकी समस्या हल नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सेबी ने एक साफ प्रोसेस बनाया है। सेबी ने ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ODR पोर्टल शुरू किया है जिसे हम स्मार्ट ODR के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है, इस कोर्स पर कंप्लेंट दर्ज करने के बाद आप कभी भी यहाँ तक कि अगले दिन ही बिना जवाब का इंतजार किए स्मार्ट ODR पर जा सकते हैं। चलिए अब ODR का पूरा प्रोसेस समझते हैं। ODR का प्रोसेस 2 हिस्सों में चलता है। पहला स्टेप कंसिलिएशन, यहाँ यह कोशिश होती है कि मामला आपसी बातचीत से ही निपट जाए। अगर यहाँ समझौता हो जाए तो यही पूरा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कंसिलिएशन में सेटलमेंट नहीं होता है तो 21 दिन के अंदर दूसरा स्टेप यानी आर्बिट्रेशन आता है। यहाँ एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है यानी तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति जो दोनों पार्टीज की बात सुनता है और अंतिम फैसला यानी अवार्ड देता है। एक जरूरी बात, मार्केट पार्टिसिपेंट को 10 दिन के अंदर क्लेम अमाउंट का 100% जमा करना पड़ता है ताकि इन्वेस्टर के हित सुरक्षित रहें। दोस्तों याद रखें आर्बिट्रेशन में फीस देनी होती है जिसका स्लैब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ODR में फैसला लेने में देरी ना हो इसलिए सेबी ने साफ टाइमलाइन दी है। जैसे ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाए और फीस जमा हो जाए ODR इंस्टीट्यूशन को 5 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होता है। अगर क्लेम 30 लाख तक है तो एक आर्बिट्रेटर होता है और अगर क्लेम 30 लाख से ऊपर है तो 3 आर्बिट्रेटर की एक पैनल बैठती है। अगर क्लेम 1 लाख तक है तो आर्बिट्रेटर आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही 30 दिन के अंदर फैसला लेता है। अगर क्लेम 1 लाख से ज्यादा है तो हियरिंग होती है और दोनों पार्टीज को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। याद रखें आर्बिट्रेटर को अवार्ड 30 दिन के अंदर पास करना होता है और अगर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो यह समय 30 दिन के लिए और बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझना जरूरी है। हाल में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेडियांस गैलोर वर्सेस यस बैंक लिमिटेड में ODR में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है इंडिया के आर्बिट्रेशन एक्ट के अनुसार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति सिर्फ 2 तरीके से हो सकती है, पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 11 यानी कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट ने साफ कहा है यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट यानी एक तरफा तरीके से आर्बिट्रेटर चुनना वैलिड नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर चुका है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा ODR प्लेटफॉर्म्स और उसके एल्गोरिथम्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होने से पहले यह चेक किया जाए अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों की सहमति से हो रहा है या कोर्ट ने सेक्शन 11 के तहत आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। कोर्ट ने यह भी माना ODR प्लेटफॉर्म आमतौर पर न्यूट्रल होते हैं और रैंडमाइज तरीके से आर्बिट्रेटर चुनते हैं, लेकिन भले ही सिस्टम ऑटोमेटेड हो अपॉइंटमेंट का तरीका कानून के मुताबिक होना चाहिए।
दोस्तों, स्मार्ट ओडीआर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ डिजिटल तरीके से ही होता है। और अगर ज्यूरिडिक्शन तय करने की बात आती है तो जगह वही मानी जाती है अगर इन्वेस्टर है जो एड्रेस केवाईसी में दिया गया है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस ज्यूरिडिक्शन माना जाएगा। और हाँ, अगर आप आर्बिट्रेशन अवार्ड से खुश नहीं हैं तो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट आपके रेजिडेंस के पास का ही होगा। दोस्तों, ज्यादातर इन्वेस्टर्स नहीं जानते हैं अगर उनकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो वो सीधे सेबी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और वो भी बिना किसी एजेंट के। इस कोर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए। नमस्कार।